हेलो बच्चों, आज का अपना लेक्चर जो है वो बहुल आवेशों के लिए, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। ठीक है, तो हमारे लिए यहाँ पे कुछ कुलाम के नियम की हम पुरानी वाली बात कर लेते हैं। पिछले लेक्चर वाली जब हमने की थी कि भाई एफ वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर डॉट आर कैप की थी, तो सीधी सी बात यहाँ पे थी कि ये दो आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो भी दूरी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है? पहली बात तो ये है कि जो कुलाम का नियम है, कुलम लॉ है, वो क्या कहता है? देखो, एक तो कहता है कि जो चार्ज है, आवेश है, वो क्या होना चाहिए? पॉइंट चार्ज, मतलब बिंदु आवेश होना चाहिए। पहली बात क्या होनी चाहिए? बिंदु आवेश, मतलब पॉइंट चार्ज होना चाहिए। ठीक है, सेकंड बात कहता है कि ये क्या होने चाहिए? स्थिर होने चाहिए, स्टैटिक कंडीशन में होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? स्टैटिक कंडीशन में होने चाहिए। कहता कि कूलम लॉ जो है वो इस कंडीशन पे अप्लाई होगा कि दोनों चार्ज हैं वो तो क्या होने चाहिए? पॉइंट चार्ज। दूसरा वो कौन सा होना चाहिए? स्टैटिक। अगर मान लो ये चार्ज इसमें से चाहे ये पॉइंट तो है लेकिन स्टैटिक नहीं, तो स्टैटिक कंडीशन में क्या हम इन दोनों चार्ज के बीच में जो भी फोर्स होगा, एफ फोर्स होगा, वो हम अकेले कूलम लॉ से नहीं दे सकते। तो इसके लिए हमें कूलम लॉ के साथ साथ में क्या की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि इस कंडीशन में इन चार्ज के बीच में चुंबकीय बल मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो जाता है। क्या अप्लाई हो जाता है? मैग्नेटिक फोर्स भी अप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें कूलम लॉ के साथ साथ में इस चीज की भी बात की जरूरत पड़ेगी। तो इस कंडीशन में अगर अपने यहाँ पे बात करें तो ये जो चीज है हम आगे वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, सेवन चैप्टर में पढ़ेंगे कि चार्ज जब मूव करेगा तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो होता ही होता है, साथ में कौन सा आ जाएगा? साथ में हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स भी आ जाएगा। तो वहां पे हम लॉरेंज फोर्स की भी बात करेंगे, 7 चैप्टर में करेंगे। तो ये चीज वहां पे भी आपके पास क्या है? आ जाएगी। अब ये फैक्ट हुआ नंबर फर्स्ट फैक्ट कि भाई कूलम लॉ इसलिए उस कंडीशन में अप्लाई होगा जब तो क्या होना चाहिए? पॉइंट चार्ज, मतलब बिंदु आवेश होना चाहिए। दूसरा कौन सा कंडीशन? स्थिर, मतलब स्टैटिक होना चाहिए। अब दूसरी बात, सेकंड नंबर पॉइंट आता है क्या कि कूलम लॉ जो होता है 10 की पावर -15 मीटर या इससे कम डिस्टेंस होगी। कितनी? 10 की पावर -15 मीटर या इससे कम डिस्टेंस होगी। तो उस कंडीशन में जो कूलम लॉ है वो अप्लाई नहीं होगा। मतलब कूलम का नियम कब अप्लाई होगा? जब डिस्टेंस, दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है आर की जो वैल्यू है वो क्या हो? इससे ज्यादा हो, मतलब ग्रेटर देन किससे? 10 की पावर -15 मीटर से कुछ ज्यादा हो। इसके इक्वल या इससे कम होगी तब ये अप्लाई नहीं होगा। तो भाई इस कंडीशन में कौन सा अप्लाई होगा? तो आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है, आपको पता है कि 10 की पावर -15 मीटर, 10 की पावर -15 मीटर जो होता है वो किसको डिनोट करता है? वो हमें न्यूक्लियस के साइज को, मतलब नाभिक के आकार को डिनोट करता है। और उस कंडीशन में कौन सा फोर्स लग जाएगा? नाभिकीय बल, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फोर्स। क्या बोलते हैं? अपने न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। और हमने 11th में पढ़ा है, जब स्टार्टिंग में चैप्टर की स्टार्टिंग की थी, कि भाई नेचर, मतलब प्रकृति में सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे प्रबल बल कौन सा है? नाभिकीय बल, मतलब न्यूक्लियर फोर्स है। ठीक है, तो क्या सेकंड पॉइंट आ गया? 10 की पावर -15 मीटर या इससे कम डिस्टेंस होगी तब कूलम लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो उस कंडीशन में कौन सा फोर्स अप्लाई हो जाएगा? नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स अप्लाई होगा। तीसरी, जो कि मैंने पहले वाले लेक्चर में भी बताई थी, सबसे मुख्य बात, हम देख रहे हैं जो फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब व्युत्क्रमानुपाती। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? दोनों के चार्ज के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये किस पे डिपेंड करता है? स्क्वायर लॉ पर, इनवर्स स्क्वायर लॉ पर डिपेंड करता है। मतलब दोनों चार्ज के बीच की दूरी, मतलब डिस्टेंस बढ़ेगी तो उस कंडीशन में दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, डिपेंड करता है। इसका मतलब ये है कि दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस अगर इंक्रीज होगा तो इन दोनों चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा।
अगर ये आर की वैल्यू इंक्रीज होगी तो एफ का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा, अगर आर की वैल्यू डिक्रीज होगी तो एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, स्क्वायर इनवर्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वायर इनवर्स लॉ। अब फोर्थ पॉइंट की अगर अपने बात करें यहां पे, तो हमारे लिए ये भी बात आती है कि भाई अगर मान लो दो स्टैटिक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, इनके बीच में क्या लग रहा है, कूलम्ब फोर्स लग रहा है, तो तीसरा चार्ज अगर यहाँ पे या चौथा चार्ज यहाँ पे आ गया, उसके कारण भी यहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो ये दोनों चार्ज इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स के कोई भी इफेक्ट नहीं डालते। इसके बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे, ग्रुप ऑफ चार्ज वाला जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके में पढ़ेंगे और आपको सारा पता लग जाएगा ये मैंने क्या बात की। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ चार्ज की बात करते हैं। कहता है कि अगर हम ग्रुप ऑफ चार्ज के लिए कूलम्ब लॉ को अप्लाई करें तो किस तरीके से करेंगे, वो हमारे लिए किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। मान लिया कि हमारे पास एक 3 डायमेंशनल फ्रेम है और इस 3 डायमेंशनल फ्रेम की अगर बात करें तो हमारे पास मान लिया कि n चार्ज है। लेट मान लिया कि ये हो गया Q1 और ये हो गया Q2 और लास्ट मान लो ये क्या हो गया, Qn हो गया। ठीक है, और यहां पे हमने कह दिया कि हमारे पास क्या है, पॉइंट चार्ज कौन सा है, Q नोट मान लिया, ये रहा Q नोट है। ठीक है, और हमने कहा कि जो हमारे पास ओरिजिन है मतलब मूल बिंदु है, उसके रिस्पेक्ट में इनका पोजीशन वेक्टर मतलब स्थिति सदिश क्या है भाई, इसका मान लिया R1 वेक्टर, Q2 चार्ज का क्या मान लिया हमने, R2 वेक्टर, और Q नोट चार्ज का क्या मान लिया, R नोट वेक्टर, और लास्ट Qn चार्ज का क्या मान लिया, Rn वेक्टर। तो भाई ये सारे के सारे पॉइंट चार्ज है। दूसरी बात, ये स्टैटिक कंडीशन में है, तो सीधी सी बात है हम यहाँ पे कूलम्ब लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। लेट मान लिया Q1 चार्ज के कारण किस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, Q नोट पे हो रहा है, कौन सा, F1 मान लो, या आप ऐसे कह सकते हो Q नोट F1। क्या मान सकते हैं, Q नोट F1, तो चलो वो अच्छा रहेगा उससे लिखने के कि भाई Q नोट पर लग रहा है 1 के कारण, तो Q नोट F1। अब Q2 के कारण लग रहा है यहाँ पे, जैसे हमने कहा इस डायरेक्शन में क्या आ गया, नोट पर 2 के कारण। ठीक है, यहाँ पे Qn के कारण कह दिया, क्या हो गया, F नोट पर n के कारण। तो यहाँ एक और बात कर सकते हैं हम, कहता कि यहाँ पे अगर हमें Q नोट चार्ज पर, जो कि हमारे लिए टेस्ट चार्ज के टाइप से बिहेव कर रहा है, मतलब परीक्षण आवेश, कौन सा टेस्ट चार्ज, मतलब परीक्षण आवेश के टाइप से बिहेव कर रहा है। अब जो भी आवेश है Q1 Q2 Qn तक, मतलब जितने भी चार्ज है वो इसके ऊपर ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो कहता है कि Q नोट चार्ज पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, मतलब परिणामी बल होगा, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हम कैसे कहेंगे, सुपरपोजिशन कंडीशन, जिसे हम अध्यारोपण का सिद्धांत बोलते हैं। कौन सा, सुपरपोजिशन, इट मींस अध्यारोपण। क्या कहता कि बिंदु आवेश मतलब पॉइंट चार्ज Q नोट पर लगने वाला बल, जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसका जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा F वेक्टर, वो सभी फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल होगा। F नोट 1 मतलब सदिश योग के सम के इक्वल होगा, डैश डैश डैश, और ये क्या आ गया, F नोट n वेक्टर आ गया। ठीक है, अब हमें कैसे करना है, देखो जैसे स्टार्टिंग में आपको मैंने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करवाया था, मतलब सदिश निरूपण करवाया था, तब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लिया हमने R नोट 1, ये R नोट 2, ये R नोट n। ठीक है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ, मतलब कूलम्ब के नियम से F नोट 1 क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है Q1 Q2, तो Q1 तो Q1 है, लेकिन Q2 कौन सा है, Q नोट है, अपॉन में क्या हो जाएगा R, डिस्टेंस कौन सा लेंगे, R नोट 1 का स्क्वायर डॉट R नोट 1 का कैप। जैसे मैंने बताया था उस चैप्टर में भी, उस पॉइंट में बताया था कि अगर यहां नोट 1 है तो यहां नोट 1 लिखते हैं। सिमिलरली F नोट 2 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 Q नॉट अपॉन R नोट 2 का स्क्वायर डॉट R नोट 2 का कैप। अपने ये सारा n तक फाइंड कर देंगे, 0n। ऐसा आपने 11th में भी किया होगा, आपको याद होगा, मैंने कई बार करवाया था आपको क्लास में। Q3 Q नॉट Qn R नोट n का स्क्वायर R नोट n का कैप। सो अगर ये वैल्यू सारी हम यहां पुट करें तो देखो क्या हो गया, F वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सभी में कॉमन आया है, चलो एक बार पुट कर दे, चाहे आप अभी कॉमन ले लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात Q नोट जो है वो सभी पे क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है,
तो हम ऐसे कर लेते हैं, वैल्यू के साथ साथ में इनको कॉमन भी ले लेते हैं, क्यू नॉट और अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो क्या आ गया कॉमन। तो इधर क्या बच गया हमारे पास, Q1 अपॉन आर नॉट 1 का स्क्वायर, आर नॉट 1 का कैप, प्लस Q2 आर नॉट 2 का स्क्वायर, आर नॉट 2 का कैप, प्लस डैश 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 प्लस Qn आर नॉट n का स्क्वायर, आर नॉट n का कैप। एक चीज है यहाँ पे सभी जगह 1 1 2 2 2 n आ रहा है, तो हम इसको किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, प्लस का साइन है तो हम इसको समीशन रूल में डिनोट कर देंगे। कैसे करेंगे देखो, देन f वेक्टर इज इक्वल टू Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समीशन I इज इक्वल टू 1 to n, एंड ये क्या हो जाएगा देखो 1 2 3 4 आ रहा है तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे QI अपॉन आर नॉट I का स्क्वायर और आर नॉट I का कैप। यहां पर समीशन सम को डिनोट कर रहे हैं, एंड ये जो है I इज इक्वल टू 1 to n वो ये बता रहा है कि हमें अल्टरनेट वैल्यू यहाँ पे पुट करने जानी है, और ये किसको डिनोट करता है हमारे पास, अध्यारोपण का सिद्धांत या फिर सुपरपोजिशन लॉ। किसके लिए, मल्टीपल चार्ज के लिए। ठीक है, ये आपको बुक में मिल जाएगा, ये मैंने यहाँ रिप्रेजेंट भी कर दिया है। बस आपको क्या करना है, एक तो स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको रिटर्न में लिख लेना है। बाकी कुछ हेल्प है वो आप वहां कमेंट में लिख देना, कोई चीज पूछनी हो फिर आपको रिप्लाई मिल जाएगा उसका। और जो मैंने कहा था कि मैं नोट्स है वो नए नोट्स जो है वो मैं PDF बना के आपको सेंड करवा दूंगा। ठीक है, तो आपका ये काम है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी आज के लिए हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इनके भी बात कर लेंगे। ठीक है, ओके, लिख लो और स्क्रीनशॉट ले लो।